नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनडीए 2020 के एग्जाम के अंदर कैसे आप 250 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। सिर्फ 10 मिनट के अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि कैसे आपके 250 से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं अगर आप पूरा प्रॉपर प्लान फॉलो करोगे। जो प्लान मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो 250 से ज्यादा नंबर आपके पक्का आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला स्टेप जो मुझे बताना है वो है स्मार्ट स्टडी। कैसे स्मार्ट स्टडी करनी है आपने वो देखिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप वो पढ़ो जो एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे मेन चीज क्या है, आप स्टडी उस चीज को करो जो एग्जाम ओरिएंटेड है। कई बच्चे क्या करते हैं कि वो कई सारी ऐसी ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिनका एग्जाम से कोई मतलब नहीं होता, या तो वो कुछ ज्यादा ही मुश्किल तैयारी कर लेते हैं या बिल्कुल आसान तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो एनडीए का एग्जाम है ना, ये एग्जाम एक और एग्जाम होता है जेईई मेंस का, तो उससे काफी आसान एग्जाम है। ठीक है, तो कई बच्चे तो क्या करते हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन लेके आते हैं मेरे पास कि सर इनको सोल्व करके दिखाओ। अब इतने मुश्किल क्वेश्चन, जेईई मेन लेवल के क्वेश्चन वो ले आते हैं जो एग्जाम में हमारे कहीं नहीं आते। ठीक है, या फिर बच्चा बिल्कुल ही इजी मतलब तैयारी करके जाता है कि बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेता है और एनडीए में थोड़ा ठीक लेवल आता है। तो आपने ये देखना है कि आपने ना तो ज्यादा मुश्किल पढ़ना, ना आपने ज्यादा आसान पढ़ना। ठीक है, ये सारी बातें मैं किस हिसाब से बता रहा हूं तो मैं आपको बता दूं। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो मेरी ही वीडियो है, ध्यान से देखिए। इस वीडियो में ये 2019 के एग्जाम की वीडियो है, जो लास्ट ईयर 2019 का सेकंड पेपर हुआ था। तो ये वीडियो मैंने पूरा 3 घंटे के अंदर एनडीए का पूरा पेपर सोल्व किया था उसी दिन, यानी कि जिस दिन हमारा एग्जाम था। ये 17 नवंबर की बात है। 17 नवंबर 2019 को हमारा एग्जाम हुआ था एनडीए का। तो वो एग्जाम जैसे मान लो दिन में हुआ था, तो मैंने इवनिंग में शाम को 5 से लेकर 8 बजे तक पूरा पेपर सोल्व कर दिया था। यूट्यूब पर आप वीडियो देख सकते हो। 6000 से देखो ज्यादा लोगों ने इसको देखा हुआ है, 6000 प्लस व्यूज आ रखे हैं। ठीक है, तो आप ये समझो कि ये पेपर मैंने सोल्व किया था। और इसी प्रकार जो अभी 2020 का पेपर होने वाला है, जो 1 या 2 महीने के अंदर होगा, उसको भी मैं पूरा सोल्व करूंगा। तो ये पूरा पेपर मैंने देख रखा है कि कैसे एग्जाम में क्या क्या था, उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 4-5 साल से मैं एनडीए पढ़ा रहा हूँ, तो उस 4-5 साल का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको पूरा मतलब एडवाइस करूंगा कि कैसे आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको बताऊंगा, पूरा जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो भी आप देख सकते हो इस पर, यूट्यूब पर सर्च करके देखो। यूट्यूब पर सर्च कर रखा है एनडीए 1 2019 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन, तो आपको टॉप 10 में वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ स्मार्ट स्टडी होगी कैसे। स्मार्ट स्टडी कैसे होती है? स्मार्ट स्टडी तब होती है जब आपको पता चले कि एग्जाम में आता क्या है। नो व्हाट कम्स इन एग्जाम, ये जानो कि पेपर में आता क्या है। ना तो मुश्किल पढ़ना है उससे, ना उससे आसान पढ़ना, आपको एग्जैक्टली सेम पढ़ना है। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, मान लो कोई टॉपिक है, एग्जाम्पल के लिए मैं लोगरिथम टॉपिक ले लूं। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि लोगरिथम टॉपिक के अंदर पूरा पीएचडी कर देंगे पूरा अच्छे से, और हो सकता है इसके एग्जाम में एक क्वेश्चन आए। ठीक है ना, आप मतलब वो टॉपिक भी मत पढ़ो। देखो, वो टॉपिक मत पढ़ो जिससे एग्जाम में बहुत कम आता है, उनको लास्ट में पढ़ो। आप वो टॉपिक करो जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, जिनसे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब कैसे पता चले कि एग्जाम में कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है, कौन सा टॉपिक स्कोरिंग नहीं है, इसकी मैंने इतना बढ़िया डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। ऐसा एनालिसिस पूरे यूट्यूब पर, पूरे गूगल पर, किसी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा जो एनालिसिस मैंने स्पेशली आपके लिए कर रखा है। ठीक है, तो देखो ये फिर से मेरी वीडियो है, ये मैंने पूरा एनालिसिस कर रखा है आपका। इतना बढ़िया एनालिसिस आपको पूरे YouTube पर, पूरे गूगल पर, किसी वेबसाइट पर, किसी चैनल पर नहीं मिल सकता। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा पेपर में आता क्या है। ये पूरा का पूरा जो वीडियो ना एनडीए पे आधारित है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के टोटल, अच्छा ये जो एनालिसिस कर रखा है मैंने, ये एनडीए 2019 का जो सेकंड पेपर था ना, उसका एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, एनडीए 2019 का जो दूसरा पेपर था उसका एनालिसिस कर रखा है। उस पेपर में क्या आया था, कितने और कैसा आया था। ठीक है, देखो क्या आया था वो भी कई वेबसाइट आपको बता देंगे, यूट्यूब चैनल बता देंगे, लेकिन कैसा आया था वो सोचो आप। ठीक है, पूरा डिटेल में। ट्रिग्नोमेट्री के 13 क्वेश्चन आए थे। उस 13 में से जो ये ऊपर ई है ना, इसका मतलब इजी, कि आसान कितने थे। ये एम है, इसका मतलब मीडियम, और इसका टी का मतलब टफ, कि आया कैसा था पेपर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के 13 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 12 आसान थे, 1 मुश्किल था, और टफ कोई नहीं था। अब ट्रिग्नोमेट्री में बता दूं, ये तो 2019 के मैंने सेकंड पेपर की बताई। 2019 के फर्स्ट पेपर में ट्रिग्नोमेट्री से 20 से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक स्कोरिंग है जिसको आपने ज्यादा से ज्यादा करना है। तो एक तो जो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक है ना, वो बहुत स्कोरिंग है हमारा। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज्यादा करना। आपने ट्रिग्नोमेट्री के 16 से 18 सवाल हर साल पेपर में आते हैं।
ठीक है। 16 से 18 सवाल हर साल पेपर में आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री इतना आसान टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है जिसमें आप बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री देखना है। 13 क्वेश्चन पिछले पेपर में आए थे और मतलब हर साल 16 से 18 आते रहते हैं। ठीक है, ये देखो चेंज होता रहता है। अभी आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया कि 13 क्वेश्चन तो एनडीए के 2019 के सेकंड पेपर में आए थे, लेकिन जो फर्स्ट पेपर था उसमें 20 से भी ज्यादा आए थे। ठीक है ना, तो इनका जो वेटेज है वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज हम जरूर निकाल सकते हैं सभी पास्ट ईयर पेपर्स का। तो एवरेज के लिए 16 से 18 जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा नंबर 2, सेट से कितने सवाल आए थे। सेट जो टॉपिक है उससे 6 क्वेश्चन आए थे, 5 आसान थे और 1 जो है मीडियम क्वेश्चन था। ठीक है, आसान मैं उसको बोल रहा हूँ जो बिल्कुल मतलब बच्चा आराम से, बेसिक बच्चा भी उसको कर सकता है। ठीक है, बेसिक या एवरेज बच्चा कर सकता है। ओके, तो 6 क्वेश्चन सेट के आए थे, 5 आसान थे, 1 मुश्किल था। अब सेट जो टॉपिक है ये भी आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर है ना 3 सवाल तो वेन डायग्राम से आ जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 में से 3 सवाल तो वेन डायग्राम से आते हैं। और वेन डायग्राम का मैंने एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप इसी चैनल पर देखोगे तो वेन डायग्राम की पूरी तगड़ी वीडियो आपको मिलेगी, उसको आप अच्छे से देखो। ठीक है ना, उसके आपके मतलब 3 क्वेश्चन पक्के, 7.5 नंबर पक्के होंगे। अगला टॉपिक हमारा है रिलेशन फंक्शन से। इस बार बहुत ज्यादा आया था, मतलब इस बार मतलब लास्ट बार जो हमारा एग्जाम था 2019 का, तो 6 क्वेश्चन उससे आए थे और 6 के 6 आसान थे। ठीक है ना, तो रिलेशन फंक्शन आपने अच्छे से करना है। अगला टॉपिक है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर पर ना आमतौर पर 3 या 4 सवाल आते हैं, पिछले बार 2 आए थे। ठीक है, 2 में से 1 मीडियम था और 1 टफ था। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर से टफ सवाल आए थे, यानी कि 1 मीडियम 1 टफ, तो 2 ही सवाल आए थे। तो जैसे कम्प्लेक्स नंबर है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है। मैं आपको ये लिस्ट क्यों दिखा रहा हूँ, ये बताने के लिए कि कौन सा टॉपिक तो बहुत स्कोरिंग है और कौन सा थोड़ा कम स्कोरिंग है। कम्प्लेक्स नंबर थोड़ा आप बाद में करना, क्योंकि 2 या 3 या 4 सवाल आते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो स्कोरिंग है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 10 सवाल आए थे, 3 बिल्कुल आसान थे, 6 टफ मीडियम थे और 1 टफ था। ठीक है ना, तो 10 सवाल आए थे। और क्वाड्रेटिक से हमेशा ऐसे आता है, 10 की जगह 6 या 8 सवाल जरूर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक स्कोरिंग टॉपिक है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, ना आपने कम्प्लेक्स कर रखा ना आपने क्वाड्रेटिक कर रखा, तो आपने क्वाड्रेटिक पहले करना है, उसके बाद अगर टाइम बचे तो कम्प्लेक्स करना है, अदरवाइज कम्प्लेक्स को आप बेशक छोड़ दो अगर टाइम है ही नहीं तो। ठीक है, तो ये वीडियो का बहुत तगड़ा फायदा क्या मिलेगा आपको, ये पता चलेगा स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। तो इस पेज पर 5 टॉपिक मैंने बताया, स्कोरिंग कौन कौन सा है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्कोरिंग है, जरूर करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत स्कोरिंग है, जरूर करना है। सेट्स जरूर करना है, सेट से कई सवाल आते हैं और रिलेशन फंक्शन भी आपने करना है। कम्प्लेक्स नंबर को आप लास्ट में कर सकते हो, इस पेज से हमें ये पता चला। ठीक है, चलो अगला पेज देखते हैं, लेट्स सी। अगले पेज पर देखो क्या स्कोरिंग है क्या स्कोरिंग नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम, ये चैप्टर कम स्कोरिंग है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम जो है ये कम स्कोरिंग है, तो इसको आप अगर टाइम मिले उसके बाद करना। आपने मतलब पहले जब स्कोरिंग चैप्टर आप सारे कर लोगे ना, तो स्कोरिंग चैप्टर करने के बाद आपने ये टॉपिक करना है। ठीक है, तो देखो 3 क्वेश्चन आए थे, 1 आसान आया था, 2 मुश्किल आए थे। ठीक है, इसी से 3 ही आते हैं। तो जिस टॉपिक से 3 या 2 क्वेश्चन आए ना उसको आपने करना जरूर है, तभी 250 प्लस नंबर आएंगे। लेकिन इसको लास्ट में करना है, सबसे पहले उन टॉपिक को करना है जिनसे 10-10 सवाल 20-20 सवाल आते हैं। ओके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से इस बार ज्यादा सवाल आए थे, 5 सवाल आए थे, 2 इजी 1 मीडियम 2 टफ। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन दोनों से मिलाकर 8 सवाल आते हैं हमेशा। कई बार तो पीएनसी से 4 आ जाएंगे और इससे भी 4 आ जाएंगे, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा 8 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन जो है उससे हमारे ना आमतौर पर 5 या 6 सवाल आ जाते हैं कई बार। इस बार 4 सवाल आए थे, मतलब जो 2019 का पेपर था, 2 आसान आए थे, 2 मीडियम आए थे। तो जो स्ट्रेट लाइन है उसको भी मैं ठीक ठाक स्कोरिंग बोल सकता हूँ। ठीक है, मतलब इन दोनों से ज्यादा स्कोरिंग है, जो बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन है ना, इनसे ज्यादा स्कोरिंग हमारा स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद सर्कल, सर्कल सबसे कम स्कोरिंग चैप्टर है पूरे मैथ्स के अंदर। मतलब सर्कल ऐसा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम 1 सवाल आता है, 2 से ज्यादा तो आज तक कभी आए नहीं है, या तो देखो 2 आएंगे या फिर 1 आएगा। और पिछली बार तो हद होगी, सर्कल से 1 भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब ये देख रहे हो आप डैश, मतलब सर्कल एकमात्र पूरे मैथ्स के अंदर ऐसा टॉपिक है जिससे 1 भी सवाल नहीं आया। ठीक है, और अगर सर्कल से आता भी है ना तो 1 या 2 सवाल ही आता है। तो सर्कल को आपने सबसे लास्ट में करना है। सर्कल के ऊपर देखो, सर्कल बहुत बड़ा होता है। सर्कल के अगर आप पूरा थ्योरी करने लग जाओ ना, टेंजेंट, नॉर्मल, बहुत सारी इक्वेशंस बनती हैं, तो उन सबको आपने सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि सर्कल इतना स्कोरिंग नहीं है। तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि मैं आपको बता पाऊँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वही स्मार्ट स्टडी के अंदर आता है। उसके बाद नंबर आता है कोनिक सेक्शन का। कोनिक सेक्शन भी बिल्कुल कम स्कोरिंग है, 1 क्वेश्चन आया था, वो मीडियम था और बस
ज़्यादा से ज़्यादा इससे 2 सवाल 3 सवाल आ जाते हैं, लेकिन टाइम बतेरा ले लेते हैं। तो सर्कल और कोनिक सेक्शन को आपने लास्ट में पढ़ना है। ये दो हमारे इस पेज के लेस स्कोरिंग चैप्टर आ गए। सर्कल हमारा काफ़ी कम स्कोरिंग आ गया। इस पेज के ऊपर सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर दे रखा वो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हर बार 10 क्वेश्चन आते हैं, 8 से लेकर 10 क्वेश्चन हर बार, ठीक है। 8 क्वेश्चन तो आपके सामने, इससे पिछले बार 18 और 17 में 10-10 सवाल आए थे। तो प्रोबेबिलिटी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर हमारा इस पेज का। 8 सवाल आए थे, 4 आसान थे, 4 मीडियम थे, मुश्किल कोई था ही नहीं। तो प्रोबेबिलिटी करना आपने, ठीक है ना। जितना टाइम आप इनमें कोनिक सेक्शन में सर्कल में लगाओगे ना, उससे कई गुना टाइम आपने प्रोबेबिलिटी में लगाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के 8 सवाल पक्का आएंगे और सर्कल कोनिक सेक्शन का काफी कम आता है। आता तो है, ठीक है। देखो ऐसे हम सोच रहे कि यहाँ पर अगर एक भी सवाल नहीं आया तो अगली बार भी एक भी नहीं आएगा, नहीं, सवाल जरूर आएगा, लेकिन जो है आपने मेन ध्यान देना है उन टॉपिक्स पर जो स्कोरिंग है। तो प्रोबेबिलिटी हमारा यहाँ से स्कोरिंग आ गया, ठीक है। तो मैं हर टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कौन स्कोरिंग है कौन नहीं है, और विद प्रूफ बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे कैसे आते हैं। चलो अगला टॉपिक है हमारा, ये है, देखिए आप क्या क्या लिखा हुआ है, एओडी। एओडी अच्छा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। एओडी को आप जरूर करना, स्कोरिंग टॉपिक है एओडी। 7 क्वेश्चन आए थे, 5 आसान थे, 1 मीडियम 1 टफ, ठीक है। एओडी जरूर करना आपने। उसके बाद बात आती है इंटीग्रेशन की। जो इंटीग्रेशन है हमारा वो, उसको मैं बिल्कुल स्कोरिंग नहीं कहूंगा। इंटीग्रेशन टॉपिक बिल्कुल स्कोरिंग नहीं है, ये देखते हुए कि कितना बड़ा है। इतना बड़ा टॉपिक है इंटीग्रेशन, और उस इंटीग्रेशन से सवाल कितने आते हैं आप देखो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 2 सवाल आए थे, दोनों के दोनों आसान थे, ठीक है। अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ने लग जाओ ना, पूरा 1 महीना तो आपको इंटीग्रेशन को पूरा समझने में ही लग जाएगा, ठीक है ना। और उससे सवाल कितने आते हैं, 2 सवाल आते हैं, मतलब उस 5 नंबर के लिए आप इतनी मेहनत करोगे। अच्छा, इंटीग्रेशन के बाद जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है और उसमें एरिया अंडर द कर्व्स है, ये तो अलग रह गया, ये अलग चैप्टर है। डेफिनेट इंटीग्रेशन और बड़ा चैप्टर है, फिर एरिया अंडर द कर्व, 2-2 सवाल इनसे आते हैं। इनकी मैं वैसे वेटेज बताता हूँ, ऐसा नहीं इस साल ही कम आए थे। इंटीग्रेशन के जो इनडेफिनेट है ना, इससे 2 या 3 सवाल आते हैं हर बार। जो ये डेफिनेट और ये है, इनसे मिलाकर बिल्कुल 4 सवाल आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमेशा 4 सवाल आते हैं, इस बार उससे भी कम आए थे, 3 सवाल आए थे, ठीक है। तो जो पूरा इंटीग्रेशन का पार्ट है, देखो इंटीग्रेशन का पार्ट में कौन कौन आता है, इनडेफिनेट आता है, डेफिनेट आता है, एरिया अंडर द कर्व आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आता है। उस टोटल इतना बड़ा जो यूनिट है उससे हमारे कितने क्वेश्चन आए थे, 9 क्वेश्चन आए थे। मतलब इतने बड़े बड़े चैप्टर, उन सबको मिला लो 9 क्वेश्चन बनते हैं, और आप जो है सिर्फ प्रोबेबिलिटी को ले लो, उससे 8 क्वेश्चन बनते हैं। आप समझ रहे हो कितना, मतलब मैं यहाँ पर आपको प्रायोरिटी बता रहा हूँ। प्रायोरिटी आपने इंटीग्रेशन को बिल्कुल नहीं देनी, इंटीग्रेशन लास्ट में करना आपने, ठीक है ना। तो एओडी कर लेना आप, एओडी पहले करो। मतलब देखो करने सारे ही हैं, अगर पर मान लो ये कोई बच्चा ऐसा भी हो जो बच्चा मतलब इस वीडियो को उस लिहाज से देख रहा हो। अब ऐसी वीडियो तो कोई बनाता नहीं कि 100+ नंबर कैसे लाए एनडीए में, कि एनडीए में सिर्फ पास कैसे हो। तो ठीक है, अगर वो बच्चा भी इसी वीडियो को देख रहा है तो वो ये देख लो कि अगर आपको कोई टॉपिक छोड़ना भी है तो आपने इंटीग्रेशन को छोड़ देना है। इंटीग्रेशन से बढ़िया बाकी जगह इसमें प्रोबेबिलिटी में, ट्रिग्नोमेट्री में, सेट्स में, इनमें इन्वेस्टमेंट करो टाइम का, ठीक है ना। वैसे हमारी ये वीडियो मेन वीडियो 250+ के लिए, 250+ के लिए आपको हर टॉपिक करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी प्रायोरिटी किसको दोगे आप, जिसे ज़्यादा आता है। चलो, तो इंटीग्रेशन आपने करना है, लेकिन लास्ट में करना है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसमें, आता उस हिसाब से कम है जितना हम टाइम देते हैं। अगला टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, और नीचे लिखा है सीआर। सीआर है कोरिलेशन रिग्रेशन। ये कंप्लीट एक ही टॉपिक है, मतलब इसको अगर ढंग से पढ़ोगे ना, एक ही टॉपिक है, तो इससे 10 सवाल आते हैं हमेशा। जैसे इस बार आप देखो स्टैटिस्टिक्स से 9 आए हैं और नीचे 1 आया है। कई बार क्या होता है कि इससे 6 आते हैं, इससे 4 आते हैं, मतलब इन दोनों को मिलाकर 10 आते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग टॉपिक है। आप खुद देखो नीचे, ऊपर तो इंटीग्रेशन और ये सब मिलाकर 9 सवाल आए थे, और स्टैटिस्टिक्स अकेला 10 सवाल दे रहा हूँ। स्टैटिस्टिक्स तो बड़ा आसान है, 2 वीडियो तो मैंने बना ही रखी है इसके ऊपर, और मैं अभी इसको और पूरा कराऊंगा स्टैटिस्टिक्स को। इसी चैनल पर आपको देखोगे तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पूरा अच्छे से पढ़ाई कराऊंगा इस चैनल पर। मैं इसकी स्टैटिस्टिक्स की और कोरिलेशन रिग्रेशन भी पूरा कराऊंगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि कितना आया है इससे, ठीक है। 10 क्वेश्चन आए हैं, और 10 क्वेश्चन का मतलब टॉपिक बड़ा आसान है, छोटा टॉपिक है। ये ऐसा नहीं पढ़ने में बहुत दिन रात एक करनी पड़ेगी, आसान टॉपिक है, मैंने पढ़ा भी रखा है। तो 10 क्वेश्चन है, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये है स्कोरिंग, ठीक है ना। ये टॉपिक स्कोरिंग होते हैं जिसमें टाइम कम लगे और पेपर में ज़्यादा आए, ठीक है। तो इस पेज का भी क्लियर हो गया। तो चलो लास्ट पेज है हमारा, इसमें देखो मैंने पूरा ही ये कवर किया है। लास्ट पेज हमारा क्या है, 3D।
3D जो टॉपिक है हमारा, उससे क्या है कि 5 क्वेश्चन आए थे हमारे और 3 आसान थे, एक मुश्किल एक टफ था। तो 3D टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है, 3D आपने जरूर करना है। 3D से आता है 5, तो इस बार आए हैं 6-7 भी आते हैं। वेक्टर अच्छा टॉपिक है, वेक्टर को भी मैं स्कोरिंग बोलूंगा क्योंकि वेक्टर से आते हैं 5 सवाल, तो इस बार आए ना, वेक्टर से भी 6 सवाल, वेक्टर से 8 सवाल भी आए हैं 2019 के फर्स्ट में। तो वेक्टर 3D जरूर करना है अपने, स्कोरिंग टॉपिक है। फिर आता है लॉग बाइनरी का नंबर, ये बेचारे 2 ऐसे टॉपिक हैं जो बिल्कुल ही मतलब एक एक आता दोनों से। तो देखो लॉग बाइनरी को मैंने इकट्ठा ही लिख दिया, इनकी इतनी वैल्यू भी नहीं है, अलग अलग लिखूँ मैं क्योंकि आता ही इनसे बेचारों से इतना कम है। तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं, एक इससे आया था एक उससे आया था, तो टोटल 2 क्वेश्चन हो गए हमारे लॉग बाइनरी के, एक क्वेश्चन हो गया। फिर मिसलेनियस ऐसे टॉपिक, ऐसे क्वेश्चन जो किसी टॉपिक के नहीं है, वो ऐसे ही रैंडम दे दिया आपको, वो 3 ही आए थे, ठीक है। तो 2 आसान थे, एक मुश्किल था, ठीक है। तो टोटल जो एनालिसिस है वो पेपर का। अच्छा एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो हमेशा देखो एनडीए के 2 पेपर होते हैं, एक तो पेपर होता है अप्रैल वगैरह में, ठीक है, और एक पेपर होता है सितंबर वगैरह में, ठीक है। 2 पेपर होते हैं ना अलग अलग। जो दूसरा पेपर होता है ना, ये हमेशा जो है टफ होता है पहले पेपर से, मतलब पहला पेपर तो बिल्कुल इजी होता है और जो दूसरा पेपर है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो देखो आप ये टफ पेपर का एनालिसिस किया मैंने, ये एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ 2019 के सेकंड पेपर का एनालिसिस है, और इस टफ पेपर के एनालिसिस में आप ये देखो कि 120 क्वेश्चन में से 76 क्वेश्चन जो है वो आसान आए थे। आप ये बात ध्यान रखना, अभी मैं आगे पूरा प्लान बताऊंगा आपको, उसमें आप देखोगे कि 120 में से 76 क्वेश्चन तो आसान है और 34 क्वेश्चन मीडियम है और 10 क्वेश्चन टफ है, ठीक है ना। तो टफ तो बड़े कम है, मीडियम भी अगर आप छोड़ दो तो आप इजी क्वेश्चन को भी कर लो आप, ठीक है। 76 इजी हैं, उनमें से भी आप 76 में से 50 क्वेश्चन भी या 60 क्वेश्चन भी कर देते हो तो भी आपके 150 मार्क्स आ जाते हैं। तभी ये वीडियो मैंने बनाई है कि पेपर मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको पूरा प्लानिंग से पढ़ना है, ठीक है। चलो अब मैं आपको और स्टेप्स बताता हूँ, ये तो मैंने 1-2 स्टेप बताया है, और स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है एग्जाम हमारा, मतलब और कैसे, मतलब कई सारी टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे कैसे हम अपना पूरा 250 नंबर से ज़्यादा ला सकते हैं। चलो आगे देखिए, अगला टॉपिक जो हमारा मेन टॉपिक जो मुझे बताना है वो ये है कि फुल सिलेबस करना है। अब ये उस बच्चे के लिए बात आ गई जिसको 250 नंबर ही लेने, क्योंकि वीडियो मैंने 250 प्लस नंबर के लिए ही बनाई है। तो वो सभी बच्चे जो 250 प्लस नंबर लेना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखो, फुल सिलेबस करना है, फुल सिलेबस करना ही होगा तभी इतने मार्क्स आएंगे। फुल सिलेबस कैसे होगा, अब देखिए पूरा मैं ना हर बात बता रहा हूँ, बात का सोल्यूशन भी बता रहा हूँ। आपको सारे फॉर्मूलाज पढ़ना है, ठीक है। आप कोई भी बुक ले लो, कोई भी बुक ले लो, जैसे एग्जांपल के लिए आपने पाथफाइंडर बुक ले ली, ठीक है, कोई भी बुक ले सकते हो। देखो एनडीए कोई अलग तो है नहीं, 11-12 की कोई बुक ले लो आप, पाथफाइंडर ले लो, RS अग्रवाल ले लो, ठीक है, कोई भी बुक ले लो जिसमें 11th और 12th के मैथ्स के फॉर्मूले हो। आपने एक तो क्या करना है, अभी जैसे कि मान लो आज जो है 3 अगस्त को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वीडियो 3 अगस्त 2020 को मैं बना रहा हूँ। फिलहाल क्या है कि जो एग्ज़ाम है वो हमारा 6 सितंबर 2020 को बोला गया है, पर पूरे चांसेस है कि एग्ज़ाम थोड़ा सा ना 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि 6 सितंबर 2020 को जेईई मेन का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो हो सकता है कोई ना कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ठीक है। और जैसे कोरोना हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा सा हम क्या करें, एग्जाम हमारा पोस्टपोन हो सकता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन होगा जरूर, ये गारंटी है, ठीक है, होगा जरूर। 1 हफ्ता 2 हफ्ता पोस्टपोन हो सकता है, तो अभी हमारे पास टाइम है। तो टाइम है तो आप काम करो, सारे फॉर्मूले पढ़ लो, किसी भी किताब ले लो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आपने स्ट्रेट लाइन ले लिया, ठीक है। अब ये मतलब बात मैं क्या बता रहा हूँ, 1 या 2 महीने के अंदर कैसे तैयारी करोगे। स्ट्रेट लाइन टॉपिक ले लिया, आप कोई भी बुक उठाओ, उस बुक से सारे फॉर्मूलाज कर लो, ठीक है। आपने सिर्फ ये करना है कि फॉर्मूलाज करना है, क्वेश्चंस कैसे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सारे फॉर्मूलेज पढ़ लो। फॉर्मूले में जैसे स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर लाइंस की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, उनको पढ़ लो। फिर जो हमारा सेंट्रोइड है वो क्या होता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर है, लाइंस की कई सारी फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ये सारे काम आप कर लो। ये सारे काम करके ऐसे पूरा मैथ के सारे फॉर्मूले पढ़ लो, तभी आप, मतलब आपको कोई फॉर्मूला नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। देखो 250 नंबर तब आएंगे जब आप 300 नंबर का एग्जाम में अटेम्प्ट करके आओगे। अगर 300 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है, उसके बाद आपके 250 नंबर से ज़्यादा की गारंटी मैं ले रहा हूँ, लेकिन 300 नंबर का आप लोग को आना चाहिए। आपकी स्पीड होनी चाहिए। स्पीड कैसे होगी वो भी मैं अभी बता रहा हूँ। 300 नंबर का पूरा तैयारी कैसे होगी, आप एक काम करो, सारे फॉर्मूले पढ़ लो, एक भी सिंगल फॉर्मूला आप छोड़ के मत जाना, सब कुछ आपको आता होना चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है, ईच चैप्टर 100+ क्वेश्चंस सोल्व इन योर नोटबुक। आपको बस ये करना है कि देखो अब अभी है ना 1 या 2 महीना आपके पास है, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक कॉपी लो,
आप एक पेन लो, ठीक है, आप एक कोई मैथ्स की किताब लो, मैंने बताया RS अग्रवाल ले लो, पाथफाइंडर ले लो, कोई भी किताब ले लो। अब आप क्या करो, कोई भी चैप्टर उठाओ, उस चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर दो आप, ठीक है ना। मतलब आपने क्या करना, आप अगले 1-1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अगर आपको एक्चुअल में 250 प्लस नंबर चाहिए तो आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए और एक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम करना ही करना है, मुझे ये सवाल करने ही करने हैं। अगर आप यकीन मानो, अगर आप एक दिन के 100 प्लस क्वेश्चन कर दोगे ना तो 25 चैप्टर से ज्यादा चैप्टर मैथ्स के अंदर नहीं है, यानी कि 2500 क्वेश्चन आप सिर्फ 25 दिन में कर दोगे। और अभी तो आपके पास 1 महीने से भी ज्यादा टाइम है, अभी आपके पास 40 दिन है, ठीक है ना। तो 40 दिन अगर आपके पास हैं और आपको मैथ्स में 250 प्लस लाने तो मोर देन एनफ है मैं कहूंगा, क्योंकि हर दिन के 100 सवाल कर दो और 100 सवाल करने में किसी भी बच्चे को 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। कहीं अब पता बच्चे की क्या सोचेंगे कि सर क्या हमें सिर्फ मैथ का एग्जाम थोड़ी देना है, हमें इंग्लिश भी पढ़ना है, हमें जीएस जीके भी पढ़ना है। तो मैं उनको कहूंगा कि बेटा आपको 4 ही घंटे देना है, 100 क्वेश्चन 4 घंटे में क्यों नहीं करोगे आप। मतलब 1 घंटे के अंदर आप 60 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन भी सोल्व नहीं करोगे, ठीक है ना। मतलब 2 मिनट से ज्यादा में एक सवाल सोल्व नहीं करोगे आप, करोगे आप, ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 4 घंटे पे अगर मैथ्स को दोगे और दिन में 12 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स को ही दे रहे हो। मैथ को 4 घंटे दे लो 1 महीने के लिए, उसी में 2500 सवाल हो जाएंगे, उसी में आपका 200 प्लस नंबर तो वैसे आ जाएंगे। फिर थोड़ा और स्ट्रेटेजी आपने देखनी है, फिर आपके जो है टोटल 250 प्लस नंबर आएंगे। तो एक कॉपी होना चाहिए, एक पेन होना चाहिए और पूरा फोकस होना चाहिए कि हाँ मुझे एग्जाम करना ही करना है, पूरा डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए, ठीक है ना। हर चैप्टर के 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। अब मैं बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम है, एग्जांपल के दे रहा हूँ। बाइनोमियल थ्योरम मैंने क्योंकि तभी मैंने वेटेज डिस्कस करी थी, बाइनोमियल थ्योरम इतना ज्यादा नहीं आता। और बाइनोमियल थ्योरम के अगर मैं बताऊँ RS अग्रवाल है, बाइनोमियल थ्योरम में RS अग्रवाल है, तो RS अग्रवाल का बाइनोमियल थ्योरम में 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊं RS अग्रवाल के बाइनोमियल थ्योरम में 50 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आप उन 50 को ही कर लो। मतलब कई टॉपिक तो ऐसे हैं जिसकी वेटेज कम है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम की वेटेज कम है, जैसे सर्कल की वेटेज कम है। मतलब जो ये 25 चैप्टर हैं हमारे पूरे मैथ में, उसमें कई टॉपिक तो ऐसे होंगे जिसकी वेटेज ही कम है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, सर्कल होगी, ठीक है ना, कोनिक सेक्शन हो गया। तो उसके आपको 100 प्लस थोड़ी करने हैं, उसके तो आपको बिल्कुल ही 50 करने हैं। जैसे बाइनोमियल थ्योरम के अगर 50 क्वेश्चन RS अग्रवाल के आप कर लेते हो तो बाइनोमियल थ्योरम हमारा हो जाता है, बस इसके अलावा बाइनोमियल थ्योरम में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। मतलब कई टॉपिक तो ऐसे होंगे जिसके 50 ही करने हैं आपने। ऐसे ही कोई एक टॉपिक है बाइनरी, मतलब इस 25 में मैंने बाइनरी को भी काउंट कर रखा है। बाइनरी के तो आपने 10 सवाल ही बहुत हैं, ऐसे मैंने लोग को काउंट कर रखा है, लोग के 50 सवाल बहुत हैं। तो मतलब 100 क्वेश्चन भी सबके नहीं करने, हाँ, लेकिन टोटल 2500 जरूर करने। अब टोटल 2500 कैसे करोगे, कोई टॉपिक है जो बहुत स्कोरिंग है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक में नाम आता है प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी है, इसके आपने 100 ही क्यों करने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी से आता ही इतना है, तो प्रोबेबिलिटी का आप 200 क्वेश्चन करो, समझ रहे हो। मतलब प्रोबेबिलिटी के तो करो 200 और बाइनोमियल के 50 कर लिए। ऐसे ही हमने मान लो लोग के 50 कर लिए, तो लोग के 50 और बाइनरी के 50 टोटल 100 हो गए, और हर टॉपिक के 100 करने। तो मतलब आप जो हाई स्कोरिंग है ना उसके ज्यादा करो और जो लो स्कोरिंग उसके कम करो। ऑन एन एवरेज मैंने बताया कि 100 क्वेश्चन हर दिन करने हैं, और 1 महीने के अंदर मान लो 5 दिन आपने रेस्ट भी ले लिया, इससे ज्यादा क्या लोगे आप। 1 महीने के अंदर तो 250 सवाल हो ही जाएंगे आपसे। तो ये आपने करना है, ठीक है। तो समझ में आया कि क्या कैसे करना है। हर टॉपिक के 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपने जरूर कॉपी में करने ही करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करोगे आप, मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले जो चैनल है इसके साथ जुड़ना है। इस चैनल पर मैंने क्या एक प्लान बनाया है, वो अभी मैं 2-3 दिन के अंदर शुरू कर रहा हूँ। मतलब जब तक एनडीए हमारा एग्जाम होगा तब तक मैं सारा काम कर दूंगा जो भी मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। वो काम क्या है, ध्यान से सुनिए। वो काम ये है कि मैंने क्या कर रखा है, एक लिस्ट बना रखी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे एक टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को पूरा कलेक्शन बना रहा हूँ क्वेश्चंस का, तो वो मैं आपको भी कराऊंगा। जैसे मान लो एक टॉपिक हमारा प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर मान लो मुझे प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो प्रीवियस ईयर कौन से होते हैं, फिलहाल 2020 चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर है 2019 के, प्रीवियस ईयर है 2018 के, प्रीवियस ईयर 2017 के, प्रीवियस ईयर 2016 के, और उससे भी ज्यादा प्रीवियस ईयर 2015। इससे ज्यादा हमने नहीं जाना, 14 तक नहीं जाना, 15 तक बहुत है। मतलब लास्ट के 5 साल के 10 क्वेश्चन पेपर, हर साल 2 होता है ना, तो 5 साल के 10 क्वेश्चन पेपर को अगर आप सोल्व कर लेते हो वो बहुत ज्यादा है,
ठीक है ना, वो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको यहाँ पर इस चैनल पर क्या कराऊंगा, एनडीए जो एग्जाम होगा उससे पहले पहले मैं क्या करा दूंगा, जैसे मैं प्रोबेबिलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगा, उसमें 2019 में जितने सवाल आए होंगे वो कराऊंगा, 2018 में जो सवाल आए होंगे वो कराऊंगा, 17 के, 16 के, 15 के। मतलब अगर इस चैनल से भी जुड़े रहते हो आप, और जो वीडियो मैं दूंगा 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की, उनको भी देखते रहते हो, कॉपी पेन लेके सवाल करते रहते हो, तो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं कर दूंगा। मतलब ये जो क्वेश्चन 100+ था, ये तो आपने करना है किसी बुक से, RS अग्रवाल ले ली, पाथफाइंडर ले ली, या कोई भी और किताब ले ली, लेकिन जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये मैं आपको कराऊंगा, इसी चैनल पर आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहना आप, ताकि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करा दूं। और ये तो मैं प्रोबेबिलिटी बताया मैंने, ऐसे ही मान लो एक टॉपिक स्टैटिस्टिक्स है, उसके सारे के सारे प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं 15 के बाद, मतलब उससे पुराने नहीं करेंगे, वो फिर थोड़ा ना पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर आप देखोगे ना 2014 का पेपर, 2018 का पेपर, दोनों पेपर में दिन रात का फर्क है। ठीक है ना, तो इतना पुराना नहीं करना हमने, 5 साल बहुत होता है। ठीक है ना, तो ये आपने करना। स्टैटिस्टिक्स है, इसके भी मैं ऐसे पिछले 10 पेपर कराऊंगा, तो इस चैनल के साथ जुड़ना, मैं आपको इसमें बहुत हेल्प करूंगा मैथ्स के अंदर। अगला देखो, अगला है गिव फुल सिलेबस टेस्ट एटलीस्ट 10। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सर सबसे बड़ी बात क्या है 250 नंबर लाने की, तो मैं कहूँगा बेटा 10 फुल सिलेबस टेस्ट जरूर दे दो पेपर में जाने से पहले। ठीक है ना, तो आप एक काम करो, आप कोई भी, देखो उसका क्या तरीका है, आप कोई भी प्रैक्टिस बुक खरीद लो, आप एनडीए की प्रैक्टिस बुक खरीद लो। प्रैक्टिस बुक जब आप खरीदोगे तो इस प्रैक्टिस बुक में आपको क्या मिलेगा, प्रैक्टिस बुक में आपको जो है क्या मिल सकता है, ध्यान से देखिए। प्रैक्टिस बुक में आपको 10 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 10 या 15 इतने मिलते हैं। उन सब के सबको सोल्व कर दो, और हर प्रैक्टिस टेस्ट में 2 आवर 30 मिनट लगता है। ठीक है ना, तो 2 घंटा 30 मिनट के लिए प्रैक्टिस टेस्ट दो आप। ठीक है, आप 2 घंटा 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट दो। प्रैक्टिस टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका, मतलब देखो जो एनडीए का मेन एग्जाम है वो भी तो प्रैक्टिस टेस्ट ही होगा आपका। मतलब एनडीए का जो मेन एग्जाम है उसमें भी तो 120 सवाल ही आएंगे, तो वो जो 120 क्वेश्चन है ना, उनकी प्रैक्टिस आप अभी से कर लो, बार बार। मतलब 10 कोई टेस्ट अगर दे देता है, देखो 10 आपने देने ही देने हैं। ठीक है ना, अब ये मत सोचो सर मैं 1 दे के चला जाऊंगा, 1 दे के चले जाओगे 120-130 नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 250 नंबर 250+ कैसे आएंगे, उसके लिए 10 एग्जाम देने ही देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, इतने एग्जाम दे लो, 10 एग्जाम दे लो फुल सिलेबस, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जब वो एनडीए वाला जो एग्जाम है ना उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर पेपर देने के बाद सर मुझे आता सारा था लेकिन पेपर में मैं नहीं कर पाया। ठीक है ना, ये बहुत बच्चों की समस्या है कि सर मुझे आता सारा था, पेपर में मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं नर्वस हो गया, मेरी स्पीड नहीं बढ़ पाई, मैं आता गलत कर दिया। ये जो जितनी भी कमियां हैं ना, अगर आपको सवाल आने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे ना, आपके नंबर नहीं आ रहे, वो सारी कमियां इसलिए कि आपने कभी भी फुल सिलेबस टेस्ट नहीं दिया है। जब आप फुल सिलेबस टेस्ट, पहला फुल सिलेबस टेस्ट दोगे ना घर पे बैठ के शांति से, बिना चीटिंग के, बिना फोकस ब्रेक करे, आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं। ठीक है ना, कमी तभी पता चलेगी जब टेस्ट देने उतरोगे। कई बार आपका फोकस नहीं बन पाएगा, आप नर्वस हो जाओगे। ठीक है ना, आप ये मानो कि अगर घर के इन्वायरमेंट में, अभी आप घर पे बैठे हो, अब आप, और अगर मैं ये कहता हूं कि 10 क्वेश्चन को सोल्व कर दो, आप 10 और आपको आते हैं 10 क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली सोल्व कर दोगे। लेकिन जब यही 10 क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन और आपको आते हैं, लेकिन जब ये एनडीए एग्जाम के वहां पे आप सेंटर पे जाओगे ना, रियल एग्जाम में, तब आपको करने के लिए दूंगा ना मैं 10 में से आप 8 ही करोगे, 2 तो आप गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना हो जाता है, नर्वसनेस इतनी हो जाती है। ठीक है ना, वो नर्वसनेस इसलिए होती है कि बच्चे ने आज तक सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करे हैं, फुल पेपर वो पहली बार देख रहा होता है। मतलब 90% से ज्यादा बच्चे तो पहली बार फुल सिलेबस पेपर एक साथ देख रहे होते, 120 सवाल लोगों। ठीक है ना, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने जो प्रेशर है ना पेपर का, उसको 10 बार घर पे ले लेना है। आप बार बार प्रैक्टिस करो, मतलब 10 पेपर दो, गलतियां करो, सीखो। ठीक है ना, जो प्रेशर मेन एग्जाम में आएगा वो प्रेशर पहले ही अपने ऊपर ले लो, ताकि फिर क्या होगा कि जो है आपको वो प्रेशर नया नहीं लगेगा, आपको लगेगा नहीं कि प्रेशर आपको, क्यों? क्योंकि 10 बार आप सेम प्रेशर से गुजर चुके हो, 10 बार आप सेम काम कर चुके हो। तो ये सबसे मेन बात है, समझे बात को। अगर आप कोई काम 10 बार कर लोगे तो 11वीं बार करने में मुझे लगता है आपको मुश्किल आएगी। ठीक है ना, तो सबसे मेन बात है। अब इसके लिए मेरे पास एक प्लान है, उसमें अगर बच्चे सपोर्ट करते हैं तो ही मैं करूँगा, क्योंकि देखो 2.5 घंटा
जैसे बच्चों का कीमती है ना, उसी प्रकार टीचर का 2.5 घंटा बहुत कीमती है, ठीक है, किसी भी टीचर का। और जैसे बच्चों का भी कीमती, टीचर का भी कीमती है। लेकिन अगर बच्चे सपोर्ट करते हैं तो आप एक इसमें कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपका जो है 2 आवर 30 मिनट्स के जो प्रैक्टिस सेट मैं कह रहा हूँ ना कि आप दो, ये प्रैक्टिस सेट्स में खुद भी मेरे पास बने हुए हैं, उनको मैं आपको करा सकता हूँ इसी चैनल पर। जैसे हम एक वीडियो शुरू कर सकते हैं, मान लो हमने रात को 8 बजे एक वीडियो शुरू कर दी, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम पूरे 2.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मतलब जो अगर कोई बच्चा ऐसा है ना कि जो उसको लग रहा है कि सर मैं अकेला हूँ घर पे, मेरे से प्रैक्टिस नहीं हो रही है, तो उसको मैं साथ में प्रैक्टिस कराऊंगा। मतलब वो 120 क्वेश्चन लाइव यूट्यूब के ऊपर मैं भी सोल्व करूंगा और मेरे साथ साथ वो बच्चा खुद भी सोल्व करेगा। मतलब अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही ना, तो मैं, आप ये मान लो कि आप मेरे साथ पढ़ रहे हो, मतलब सेम 120 क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ और सेम 120 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो मेरे साथ बैठ के, ठीक है ना। तो ये भी हम कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताना कि आप मेरे साथ जो ये पेपर है वो सोल्व करना चाहते हो। अगर आप मेरे साथ सोल्व करना चाहते हो तो मैं आपके लिए टाइम दे सकता हूँ, लेकिन वो केवल तब जब बच्चे पढ़ना चाहते हो, ठीक है ना। चलो लास्ट चीज़ हमारे आज की ये है। ऐसे इसमें एक बात और बतानी थी, हमारी जो इंस्टीट्यूट है, देखो जो शुरुआत में मैंने 2 वीडियो दिखाई थी, तो हमारा जो है ना यूट्यूब पर तो वैदिकन नाम से चैनल है, जो ये अभी आप चैनल पे देख रहे हो तो मैथ्स का चैनल है। लेकिन आपको प्रॉपर एनडीए गाइडेंस चाहिए तो वैदिकन चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लो। और हमारी एक वैटिकन ऐप है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो वैटिकन ऐप है, उस वैटिकन ऐप के ऊपर आप जाओगे तो एनडीए के आपको, जो ये मैं बता रहा हूँ ना कि प्रैक्टिस बुक किसी के पास नहीं है, तो एनडीए के प्रैक्टिस बुक, मतलब 10 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने बना रखे हैं। तो आप वैटिकन ऐप के ऊपर जाके जो एनडीए के 10 प्रैक्टिस टेस्ट है उनको भी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड का मतलब ऐप के ऊपर सोल्व कर सकते हो। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, सोल्व करो, आंसर दो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। मतलब वो एज ए टेस्ट की फॉर्म में है, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। हमारी ऐप के ऊपर जाके, वैटिकन ऐप है उस पे जाओ, ये सारा काम मैंने वहां पर कर रखा है, टेस्ट मैंने अपलोड करे हैं और जो टेस्ट है उनका जो है मैंने ही आंसर की बना रखी है, तो आप देखो उनको, जाके फायदा उठाओ। लास्ट हमारी चीज है, ट्राई टू गो थ्रू ऑल 120 क्वेश्चंस। मतलब देखो लास्ट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे क्या गलती करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 120 क्वेश्चन में से अभी कितना था, 73 तो इजी क्वेश्चन थे और 10 टफ क्वेश्चन थे, और जितना ही बच गए 37 हमारे मीडियम क्वेश्चन थे। मतलब 73 इजी क्वेश्चन थे ना, 37 मीडियम क्वेश्चन थे, 10 टफ क्वेश्चन थे। अब मान लो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन आया, थर्ड क्वेश्चन आया, फोर्थ क्वेश्चन आया, और लास्ट में 118 क्वेश्चन आया, 119 आया, 120 आया, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे जो ये टफ क्वेश्चन है ना 10, ये 10 मान लो ये सेकंड क्वेश्चन टफ है, फिर एक यहाँ टफ मिलेगा, यहाँ टफ मिलेगा, बच्चा क्या करता है उन टफ क्वेश्चन में बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। तो वो आपने नहीं करना, आपने टफ क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर टफ क्वेश्चन मिले उसको छोड़ दो, क्योंकि टफ क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो आपका बहुत टाइम कंज्यूम कर लेंगे। एक टफ क्वेश्चन के अंदर आप 3 इजी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चॉइस आपके पास है, आपने पता है क्या करना है। देखो मैंने लिखा हुआ है ट्राई टू गो थ्रू ऑल 120 क्वेश्चन। आपको ये करना है, फर्स्ट क्वेश्चन दिखा आसान है, इसको कर दो, सेकंड दिखा टफ है, इसको छोड़ दो, थर्ड आसान है कर दिया, फोर्थ मीडियम में ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा छोड़ दो। आपने एक बार तो 120 के 120 क्वेश्चन को देखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, पूरा 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम उनका खर्च हो जाता है और वो पहुंच पाते हैं 19 क्वेश्चन तक। मतलब लास्ट के 30 क्वेश्चन वो बच्चे रिमेन अनटच्ड, मतलब वो टच ही नहीं कर पाते, उन क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते, रिमेन अनसीन बोल देते हैं। मतलब वो क्वेश्चन उनको दिखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 90 क्वेश्चन में ही उनका सारा टाइम खराब हो जाता है, सारा टाइम। क्या पता जो 30 क्वेश्चन लास्ट में बचे हैं इसके अंदर 15 आसान हो, ठीक है ना, हाफ तो आसान होते ही हैं। क्या पता 30 के अंदर 15 आसान और ये 15 जो है ये आपको पूरा का पूरा 37.5 नंबर आपके बढ़ा देते। लेकिन ये जो 15 क्वेश्चन लास्ट में आए थे ना, ये आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि सारा टाइम आपने इन 90 क्वेश्चन के अंदर जो टफ आया उसको दे दिया और जो मीडियम आया उसको दे दिया। तो आपने ये गलती नहीं करनी। पहले तो आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 120 तक जाना है, जो 73 इजी है ना इनको करना है। उसके बाद दोबारा आपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करनी है, अब की बार जो मीडियम उसको करना है, और फिर आपने दोबारा स्टार्टिंग करनी है, जो टफ है उसको करना है। मतलब पहले इजी करो, फिर मीडियम करो, फिर टफ करो। टफ में टाइम मत लगा देना, वरना टफ आपका इतना टाइम कंज्यूम कर लेगा कि आप लास्ट के इजी क्वेश्चन भी नहीं देख पाओगे। तो ये थी हमारी बात। वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, ठीक है। तो सबको जय हिंद। अपनी ये जो वीडियो है सारे एनडीए के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी पूरा एग्जाम में अंदर गाइडेंस मिले, ठीक है, जो घर पे तैयारी कर रहे हैं।
तो हम मिलेंगे ऐसे ही हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो पसंद आई उसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलूंगा मैं इसी चैनल पर जो मैंने वादा किया है, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का और एक फुल सिलेबस कराने का, अगर बच्चे बोलते हैं तो, ठीक है। तो सबको जय हिंद, अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय बाय, ओके।